जमाना बदल जाएगा, महिला सशक्तिकरण की जगह अब पुरुष सशक्तिकरण दिवस मनाया जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपका कहना है कि अब महिला सशक्तिकरण की जगह पुरुष सशक्तिकरण दिवस मनाया जाएगा। मैं तो शहर में आकर संवर गया, लेकिन मेरा गांव उजड़ गया, सब सुन्न हो गया, लगता है जैसे मेरा गांव सो गया, लगता है जैसे मेरा गांव सो गया। उसे उठाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, उसे उठाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, अपना सोता हुआ गांव फिर से जगाना पड़ेगा। नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं सरस्वती विहार देहरादून में। यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं श्रीमती वीणा वादिनी उनियाल जी से। आप कविताओं की रचनाएं करते हैं और आप एक बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, क्योंकि आपकी कविताओं से पता चलता है आप समाज के मुद्दों को उठाते हैं, आप गांव के मुद्दों को उठाते हैं, आप महिलाओं के मुद्दों को उठाते हैं, आप अपनी कविताओं के माध्यम से बच्चों के मुद्दों को उठाते हैं, बच्चों की बात समाज के सामने रखते हैं। अभी जब मैं सरस्वती विहार में आया तो मुझे एक लोकेशन मिली कि मुझे आपके पास पहुंचना है, पर इस भूल भुलैया में मैं फंस गया। मैं गलियों में भटकता रहा, बड़ी मुश्किल से मैं आप तक पहुंच पाया। जब मैं किसी गांव में जाता हूं तो मुझे केवल नाम पता होता है, और किसी भी व्यक्ति से मैं कहता हूं कि मुझे उस व्यक्ति तक पहुंचना है, उनके घर तक पहुंचना है, तो लोग मुझे वहां तक छोड़ने जाते हैं। आप तो वर्षों तक गांव में रहे, अब आप शहर में रह रहे हैं। कितना अंतर पाते हैं, कितना बदलाव पाते हैं एक गांव में और एक शहर में? जी, शहर की ज़िंदगी और गांव की माहौल में तो बिल्कुल बहुत फ़र्क है। इसीलिए आज हमारे गांव से लोगों ने पलायन कर लिया है, क्योंकि शहर की सुविधाएं भी हैं, हमारी आवश्यकताएं भी थी। वहाँ गांव में हमारे स्कूलों की कमियां थी, हॉस्पिटलों की कमियां थी, इसलिए लोगों को मजबूरी में शहर में आना पड़ा। वरना हमारा गांव तो हमारे बहुत ही सुंदर हैं, अच्छे हैं। हमारी आब हवा वहाँ की बहुत याद आती है, बहुत अच्छा लगता था अपना गाँव। पहले हम सब लोग इकट्ठे जो रहते थे, तो अब गाँव में, शहरों में तो हम सब लोग अकेले अकेले हो गए हैं, अपने तक सीमित हैं। तो बस यही है। क्योंकि गांव में मुझे लगता है कि एक समृद्धता है, एक भाईचारा है, एक दूसरे से लोग मिलते हैं और बड़ी खुशहाली के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। शहर में कुछ अकेलापन सा महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस अब हम इन कमरों तक सीमित रहते हैं, और जब कहीं हमको आमंत्रित किया जाता है हम तभी जाते हैं। और गांव में ऐसा नहीं होता था, आमंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, और हम बेझिझक अपने सब लोगों के घर जाते थे, मिलते थे, बातें करते थे, हंसते मुस्कुराते बेफिक्र रहते थे। गांव से जुड़ा हुआ कोई किस्सा याद आता है आपको कि जो आज भी आपको प्रेरित करता है कि नहीं, मुझे गांव की तरफ फिर बढ़ना है, मैं फिर गांव की तरफ जाऊंगी? जी, जब मैं मायके में थी अपने, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हमारे यहाँ सुबह गायों को चुंगाने के लिए, बैल या गाय चुंगाने के लिए जंगल में भेज देते हैं। तो सुबह हमने उनको भेज दिया जब, तो शाम को 4 बजे के लगभग में उनको लेने गई तो मेरे दो जो बैल थे वो बदहवास से दौड़े दौड़े आ रहे थे। तो मुझे मन में कुछ शंका हुई। मुझे लगा मेरी एक गाय थी, बहुत प्रिय थी मुझे, बहुत नैन नक्शे भी उसके बहुत सुंदर थे। तो मुझे लगे वो नहीं दिख रही है, तो मैं और आगे थोड़ा जल्दी तेज़ कदमों से चलने लगी। तो थोड़ी देर में मुझे आवाज़ आई उसके, जैसे गले के भर्राने की आवाज़। तो मुझे लगा हो इसको तो शायद भागने इस पर अटैक कर लिया है। तो मेरे मुंह से डर के मारे भी और उसको बचाने की चेष्टा से भी मैंने एक आवाज़ की ज़ोर से, और कुछ पत्थर उसकी तरफ फेंके। तो जब मैंने पत्थर फेंके, आवाज़ की, तो हो सकता है उसने मेरी उस आवाज़ से, उन पत्थरों से उसने गाय को तो छोड़ दिया, लेकिन जो उसकी श्वास नली थे उसमें उसने अटैक कर लिया। हाँ जी, तो कुछ उस वक्त तो उसको तेज़ दर्द में वो मतलब समझी नहीं होगी गाय, तो वो भागते हुए आई अपने घर की तरफ। थोड़ा सी नाखून उसके निशान, दांतों के निशान उसके गले पे थे। तो घर आई, मैंने उसको पानी पूनी पिलाया, थोड़ा सी उसको सहलाया। काफ़ी दिनों तक हमने उसकी सेवा की, पशु डॉक्टर को भी बुलाया, दिखाया, और हम बड़े मायूस और दुखी हुए उसकी इस तरह की इस घटना से ना। तो फिर कुछ दिन रही वो गाय, बहुत सेवा करी हमने, और कुछ दिन रहने के बाद वो ख़त्म हो गई। तो उस दिन बहुत दिल को ठेस पहुंची कि अरे उस गाय से हमें बहुत लगाव था, बहुत अच्छी थी। ये किस्सा एक भावुक कर देता है, एक मनुष्य और पशु के बीच का जो प्रेम है उसको दर्शाता है, क्योंकि आप गाय की दशा को देख रहे थे, आप दुखी हो रहे थे। जी, जब वो
गाय ख़त्म हो गई तो आज भी मेरे मन में मतलब विचार आता है कि हमारा जानवरों के साथ हमारा जब ज़्यादा समय तक रहते हैं तो हमारा एक पारिवारिक सदस्यों बिल्कुल, जैसा वो बन रिश्ता जाता बन है, जाता रिश्ता बन जाता है ना जी। तो फिर मैं जब अब लिखना मैंने शुरू किया है तो जानवरों के मैं जानवरों के लिए भी मैंने लिखा है जी। कि कोई खरीद लेता है, कोई बेच देता है, तुम्हारा जन्म ही व्यापार होता है। कोई खरीद लेता है, कोई बेच देता है, तुम्हारा जन्म ही व्यापार होता है। वफादार होते हो, दिन भर जोते रहते हो, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, दूसरे के दास बन जाते हो। वफादार होते हो, दिन भर जोते रहते हो, अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरे के दास बन जाते हो। बदले में 2 वक्त की रोटी ही तो खाते हो, मालिक की हिफाजत करते हो, कोई छल कपट नहीं करते हो, मालिक को ही भगवान मानते हो। तुम्हारे काम से मालिक के परिवार का पेट भरता है, फिर भी मालिक तुम्हारी इज्जत नहीं करता, पर तुम इन सब बातों से अनजान रहते हो, पूरी ज़िंदगी मालिक पर कुर्बान करते हो। तुम्हारी वफादारी की मिसाल देते हैं, कहते हैं इंसान से अच्छे जानवर होते हैं। बहुत सही कहा आपने कि इंसान से अच्छे जानवर होते हैं, क्योंकि जो वक्त बदल रहा है, हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन जो संवेदनशीलता है वो कम होती चली जा रही है। पशुओं के प्रति संवेदनशीलता कम हो रही है, इंसान के प्रति संवेदनशीलता कम हो रही है। आपकी कविता के माध्यम से ये पता चलता है कि आप बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, आप पशुओं के प्रति प्रेम रखते हैं, और जो आपने जिस घटना का जिक्र किया वो घटना भी बहुत भावुक करती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप वर्षों तक गांव में रहे, अब आप शहर में रह रहे हैं, जो प्रेम मोहब्बत की जब हम बात करते हैं, कितना अंतर पाते हैं शहर और गांव में? गाँव में तो हमारा रिलेशन ही ऐसा होता है ना, खून का रिलेशन होता है, ब्लड का रिलेशन होता है। यहाँ हम ऐसे पड़ोसी मिल गए, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, तो वो रिश्ते बनते हैं। तो जो हमारा खूनी रिश्ता है वो तो बहुत मजबूत होता ही है ना। चुनौतियाँ कहाँ हैं ज़्यादा है, गांव में ज़्यादा हैं या शहर में ज़्यादा है? जी, ये तो मैं सच कहूँगी तो गांव में चुनौतियाँ बहुत हैं, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वहाँ के लेडीज़ हैं, चाहे वहाँ के जेंट्स हैं, सबको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जो गांव में रहते हैं, अगर उनके पास नौकरी चाकरी नहीं है, कुछ रोज़गार नहीं है, तो उनको खेतों में हल लगाना पड़ता है। और जो गांव की औरतें, उनको जंगलों से चारा लाना पड़ता है, खेतों में इतना काम करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, तो बहुत कठिन अथक प्रयास है उन लोगों का जो गांव में रहता है। नमस्कार, अभी हम मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती वीणा वादिनी उनियाल जी से। आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और आपकी कविता के जो केंद्र है उसमें समाज है, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गांव है, खेत है, खलियान है। एक रचना सुनना चाहेंगे आपसे। जी, बेटी पे मैंने एक रचना लिखी है, तो लीजिए मैं आपको सुनाती हूँ। बेटी एक अद्भुत नाम है, समाज के लिए वरदान है। हर घर में एक बेटी रहती है, जीवन खुशियों से भर देती है। बेटी के बिना घर सुनसान है, दुनिया वीरान और शमशान है। बेटी हमेशा आगे बढ़ी है, बेटों के साथ खड़ी है। अगर गर्दन घुमा के देखो तुम्हें याद आएगा लक्ष्मीबाई जीजाबाई। तो मुझे अच्छा लगा, तो इसने कविता का रूप ले लिया। फिर मैंने ये अपने भाई जी को सेंड की, तो भाई जी ने कहा वीणा अच्छा लिख रही हो, लिखा करो। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी भेज दी पीलीभीत। तो कहने लगे किसने लिखी? मैंने कहा मैंने लिखी जी। तो उन्होंने भी कहा कि अच्छा लिखा, बच्चों ने भी देखा, बहन मधुरवाली को भी सुनाया, कहा दीदी मैं तो कहती हूँ लिखा करो, अच्छा लिखा। तो उस दिन से मैं लिखने लगी। अब फिर हुआ यूँ कि मेरे को शौक ही हो गया लिखने का, और मैं एक दिन में 2-3 कविताएं ऐसे लिखने लग गई। तो मैंने 30 से भी ऊपर कविताएं लिख ली। मतलब हमेशा ही मैं फिर लिखने लगी, खाते पीते सोते मेरे मन में फिर तो कविताएं ही चलने लगी, और एक जुनून सा मेरा सवार हो गया और मैं लिखने लगी। तो तब से मैं लिखने लगी हूँ। जो कलम आपने पकड़ी है, जी, ये कितना समय बीत गया था, कितने समय बाद आपने कलम? बहुत समय बीत गया था। मैंने जब मैंने बीए किया था तो उस साल, तब तक तो मतलब 2 साल का था पहले बीए ना, और जिस साल मैंने किया तो 3 साल का हो गया। तो मेरी शादी हो गई, 2 साल का मैंने बीए कर दिया था और मेरी शादी हो गई 3rd ईयर में। तो मेरे भाई जी ने, फिर मेरे हस्बैंड बेरोज़गार थे उस वक्त, तो उन्होंने मुझे किताबें लिख के दी और कहा कि वीणा उनियाल जी इसको बीए कंप्लीट करवा देना। तो क्योंकि अब 3 साल का हो गया है, तो इसको ये मैंने किताबें दे दी हैं और इसको कंप्लीट करवा देना। फिर मैंने वहाँ से बीए कंप्लीट की अपनी, तो हो गए होंगे आज तो
कई साल हो गए। तब से आपने लिखना ही हाँ, नहीं तब किया? मुझे लिखने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं फिर घर में ही मतलब अपने कामकाजी में व्यस्त हो गई। रीडिंग तो मैं करती, जैसे पढ़ना पुढ़ना, जैसे पेपर पुपर तो मैंने पढ़ना पुढ़ना तो था, लेकिन ये तो आपने बड़ा रोचक किस्सा बताया कि घर जी। के सामान की लिस्ट लिख रही थी, जी। लिखते लिखते जी। क्योंकि आपको सामान मुझे की लिस्ट इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि हाँ, भाई साहब चले गए, दूर वो है, दूर हैं। है ना? हाँ तो जी, इसलिए आपको लिस्ट लिखनी मुझे पड़ी, लिखनी पड़ी। और लिस्ट लिखते लिखते कविता का शौक जागृत हो गया। जी, मुझे लगा, फिर मुझे लिखते लिखते अपने आप पे अफसोस हुआ कि हिंदी लिखनी भी तू भूल रही है तो तेरा क्या होगा। इस तरह से मैंने अलग पेन पे लिखने की कोशिश की कि मैं कुछ लिख पा रही हूँ या नहीं, मैं भूल तो नहीं गई लिखना, मुझे ऐसा लगा। तो फिर मैंने वो कविता लिखी, और उसके बाद मैंने कही कविता, उसके बाद मैंने कोरोना पे दूसरी कविता भी लिखी, समय पे लिखी, बेटियों पे लिखी, बहू बेटियों पे लिखी, औरत पे लिखी, कविता पे भी कविता लिखी। वाह। मतलब बहुत सारी कविताएं हैं तो मैंने जब लिखी। क्योंकि लंबा समय हो गया था, जी। आपने लेखन नहीं किया था, जी। और जब आपने लेखन किया तो वो कलम आपकी लगातार जी, चल रही है, चल मुझे रही है। माँ सरस्वती का मतलब मुझे वरदान मिल गया, फिर मैं लिखने लगी, और सही। कृपा मुझे लगी कि माँ सरस्वती की कृपा हो गई है जो मैं लिख रही हूँ। तो मैंने फिर 2 लाइन माँ सरस्वती पे मेरी एक कविता मैंने लिखी है माँ पे। जब माँ ने मुझे 2 अक्षर लिखने सिखाए तो मैंने माँ, मेरी श्रद्धा जागी और मैंने माँ पे भी लिखना शुरू किया। मैंने कहा सरस्वती माँ पे लिखती हूँ, लेकिन तब मैंने सारी माँओं को ले लिया, जैसे धरती माँ है, सरस्वती माँ है, गंगा माँ है, तो मैंने उनको सबको इस कविता में ले लिया। जी। तो मैंने लिखा, एक माँ तो वो होती है जो जन्म देती हैं, तो माँ तूने जन्म दिया, माँ सरस्वती ने ज्ञान दिया, माँ लक्ष्मी ने वैभव दान दिया, माँ दुर्गा ने बलिदान दिया, माँ गंगा ने पवित्र निर्मल जल दिया, धरती माँ ने भूख मिटाकर खड़ा किया, भारत माँ ने गौरव और मान दिया, गौ माँ ने दूध पिलाकर बलवान किया, मेरी माँ गुणी है, मैं माँ की ऋणी हूँ, माँ की कृपा हो जाती है, पाती खुद भर जाती है, बंद कपाट खुल जाते हैं, विचार अनेक उमड़ आते हैं, माँ का बड़ा भंडार है, आए जो भी दरबार में उसका बेड़ा पार है, माँ का पूरा संसार है, माँ पर सबका अधिकार है, जो माँ की शरण में आता है खाली हाथ नहीं जाता है, जीवन सफल हो जाता है, माँ महान है, गुणों की खान है, बच्चों के लिए वरदान है, माँ महान है, गुणों की खान है, बच्चों के लिए वरदान है, जब भी ज़रूरत पड़ी है माँ हमेशा खड़ी है, माँ तेरे चरणों में मेरा परिणाम है, माँ तेरे चरणों में मेरा परिणाम स्वीकार हो, माँ तेरी जय जयकार हो, माँ तेरी जय जयकार हो। बहुत सुंदर, माँ तेरी जय जयकार हाँ, हो। जी। बहुत सुंदर। और आपका तो जो नाम है जी। वीणा वादिनी, जी। जैसा नाम है वैसे ही आप काम कर रहे हैं, और माँ सरस्वती का भी नाम वीणा वादिनी है। जी, उनके हाथ में जो वीणा रहती है। जी, वीणा वादिनी। हाँ जी। बहुत अच्छा लेखन है आपका, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी है वो ये लगी है कि आप समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं। एक जानकारी मैं आपसे चाहूँगा, आप तो गांव में पले बड़े, गांव में रचे बसे, जिस दिन आपको ये कहा गया कि आपको शहर की तरफ जाना है, क्या महसूस कर रहे थे, क्या मन में चल रहा था? जी, अपने जो मेरे साथ जो मेरे देवरानी जेठानियाँ जितने भी हम लोग थे जिनके साथ रही हूँ, तो मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे करके सब लोग पलायन करते हैं, तो मुझे लग रहा था कि उनके मन में भी एक मायूसी छा रही होगी। एक हमारा जो फ्रेंड था, जो भी उनकी सहेली थी या देवरानी जो भी थी, तो वो आज जा रही हैं, तो उनका भी मुझे थोड़ा सी हो रहा था कि उनको भी मेरे प्रति जो लगाव था, तो वो भी सोच रही होंगी कि ये भी आज एक आदमी यहाँ से कम हो गया है। वैसे ही गांव में कम लोग रहते हैं, तो रहता ही है अपने घर से, तो मतलब दुख तो होता ही है अपने घर को छोड़ने का। जिस माटी में हम जन्मे हैं वहाँ से हमें बहुत स्नेह तो रहता ही है, तो दुख तो होता ही है। लेकिन क्या करते, फिर धीरे धीरे जब बच्चे पढ़ने वाले हो जाते हैं, तो स्कूल, गांव की वही समस्या रही है ना कि स्कूल नहीं थे वहाँ पे। और आपने जो पढ़ाई की तो आपका स्कूल कितनी दूर था घर से? जी, ये बात मैं कहना चाहूँगी कि मैंने पहले तो बचपन से मैंने पढ़ाई डुंडा में की, उत्तरकाशी ज़िले के डुंडा में। तो मैं कक्षा 1 से कक्षा 11वीं तक तो मैंने राजकीय इंटर कॉलेज डुंडा से पढ़ाई की है। तो उसके बाद संयोगवश मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र अखोड़ी में हो गया, जो कि इंद्रमणि बडोनी जी का गांव है। जी, वहाँ हो गई। तो फिर हम भाई बहन वहीं तीनों पढ़ने वाले थे, मेरा छोटा भाई, मेरी बहन मधुपादनी और मैं। तो हम तीनों फिर गांव आ गए। फिर गांव से तो बहुत दूर था जाने के लिए, हमारे गांव से पैदल जाने के लिए था अखोड़ी,
और रास्ते में पैदल जाना में मुझे बड़ी डर भी लगती थी क्योंकि सुनसान वीराना था। उत्तरकाशी में तो घंटी बजती थी जैसे ही, तो वैसे ही हमने कपड़े पहने थे। पहली घंटी बजी तो हमने कपड़े तभी उसके बाद ही पहनते थे कि अभी तो पहली घंटी है, फिर दूसरी घंटी बजेगी, फिर प्रेयर की घंटी बजेगी। तो वहाँ से तो बड़ा आसान था क्योंकि स्कूल के नीचे ही हमारा मकान था। लेकिन जब मैं गांव में आ गई तो मुझे काफ़ी टाइम तक बड़ी टेंशन हुई कि मैं कैसे जाऊंगी इतनी दूर, हमेशा कैसे जाऊंगी मैं। और मैं अकेली भी थी, इंटर में मैं वहाँ से अकेली भी थी। अखोड़ी तो इंटर कॉलेज था तो वहाँ की तो बहुत लड़कियाँ पढ़ती थी और नज़दीक भी था स्कूल, लेकिन डांग मेरे मायके से जाने में मुझे बड़ी दिक्कत आई। और ये जो जिक्र कर रहे हैं आप, ये किस गांव की बात कर रहे हैं जहां पर स्कूल जाने में दिक्कत होती थी? ये मेरा मायका है, मेरे मायके में हाई स्कूल तक था स्कूल, लेकिन मैं तो 11वीं पढ़ के वहाँ से आ गई थी ना उत्तरकाशी से, तो मुझे उस हाई स्कूल वाले स्कूल से तो कोई मतलब नहीं था। अब मुझे अखोड़ी जाना था, तो हमारे डांग से अखोड़ी बहुत दूर भी है और चढ़ाई भी है, उतराई भी है, सुनसान वीरान रास्ते भी हैं, तो अकेली लड़की के लिए जाना थोड़ा सी दिक्कत वाली बात थी जी। तो मैं फिर वहाँ जब जाती थी तो मुझे रास्ते में काफ़ी दिक्कतें आती थी, और ये भी रहता था कि भाई बहन थोड़ा छोटे थे और टाइम पे भी पहुँचना है। प्रेयर में हमेशा मैं पहुँचती थी, लेकिन ये दोनों थोड़ा छोटे थे मुझसे, तो वो थोड़ी लेट। कितने किलोमीटर की जर्नी थी ये रोजाना? रोज़ाना आप किलोमीटर का हिसाब तो उतराई चढ़ाई में होता नहीं है, पर 10-12 किलोमीटर तो रहा ही होगा। एक तरफ 10-12 किलोमीटर जाना, 10-12 किलोमीटर आना। वाह, तो ये डांग से अखोड़ी तक का रास्ता डांग से अखोड़ी तक का रास्ता था। और मुझे लगता है कि हाई स्कूल तक तो मेरी सारी बहनें पढ़ी रही होंगी पहले, इतना मुझे पता नहीं, लेकिन इंटर मैंने ही किया वहाँ से, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि पैदल जाने के लिए होता था और पहले के लोग लड़कियाँ भी अकेले जाते थे वहाँ? जी, मैं अकेले जाती थी। तो रास्ते की कोई दिक्कत जिसको आप साझा करना चाहें? हाँ जी, रास्ते में मैं एक बार अपने भाई बहनों को साथ जा रही थी, तो मुझे लगा अब लेट हो गई, अब मुझे तेज़ चलना चाहिए, तो मैं थोड़ी तेज़ चली गई, तेज़ चलने लग गई मैं। दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन हमारे एक चाचा ताऊ जो भी रहे होंगे, तो उन्होंने अब मेरे भाई बहनों से पूछ लिया कि तेरी दीदी कहाँ गई, तो उन्होंने कहा दीदी आगे चली गई। तो थोड़ी देर में मैंने देखा कि कोई मुझसे हाथ से यूँ उन्होंने हिलाया, मुझे लगा हद है, आज कौन हिला रहे हैं मेरे लिए इस तरह से हाथ। तो मैं थोड़ा तेज़ कदम हो गई, मैंने कहा हाथ हिला। उसके बाद वो दौड़ के मेरे पीछे, वो ये कहना चाह रहे थे कि अपने भाई बहनों के लिए भी रुक जा। पीछे जब वो आने लगे तो मैं उस दिन बहुत डर गई, मैंने कहा पहले हाथ हिलाया, अब दौड़ के आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इतना तो मैंने देख लिया कि वो मेरे सामने तो नहीं आ सकते, क्योंकि मैं 2-3 मोड़ आ गई थी। तो पर मन में मुझे काफ़ी डर और घबराहट हुई कि मुझे रोज़ जाना है इस रास्ते में, इस तरह से कौन होगा ये आज, थोड़ा मेरे मन में शंका हुई। तो जब शाम को छुट्टी हो गई तो मैंने अपने भाई बहनों से पूछा कि कौन था, तो उन्होंने कहा तो वो चाचा जी थे, और तुझे रुकना चाह रहे थे कि अपने भाई बहनों को भी साथ ले जा। तो ये तो खैर वैसी बातें थी, लेकिन जब कहीं पे बीच में ऐसे झाड़ियाँ, उतराई चढ़ाई होती थी, कहीं पे जैसे सुनसान वीराना होता था, तो वहाँ पे मुझे बहुत डर लगता था। एक जगह है ऐसी ना, तो वहाँ पे मैं हमेशा डरती थी कि यहाँ पे कोई बाघ ना हो, कोई कुछ बैठा ना हो, तो मुझे वहाँ पे बहुत डर लगता था। जब मैं उससे पार कर लेती थी जब उसको, तब मेरे चैन मिलता था कि चलो। ये किस वर्ष की बात आप कर रहे हैं, किस साल की बात कर रहे हैं? ये 1986 की बात है। 1986 जी, की बात 1986 की बात है। और जब बरसात होती थी? जी, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। बर्फबारी भी होती होगी? बर्फबारी भी होती थी, लेकिन उससे ज़्यादा बरसात जब होती थी और बीच में जो आते थे ना नाले, जी, गदरे जिनको हमारे गांव में बोलते हैं, जब वो आते थे तो कभी कभी फिर हम उसको पार नहीं कर पाते थे, और अगर पार करते तो गिर जाते, फिसलने का भय होता था। तो बीच में जो कुछ हमारे इधर आसपास के गांव भाई जो होते थे, तो कभी कभी वो भी फिर हाथ पकड़ के हमें जब ले जाते थे, तो उस वक्त बड़ी दिक्कत होती थी कि कोई मिल गया तो ठीक है, वरना तो घर जाना पड़ेगा। ये तो आपने बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई जारी बहुत कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की, क्योंकि पिताजी टीचर थे हमारे, तो वो चाहते थे कि बच्चे हमारी पढ़ाई करें, कुछ बने। तो बिल्कुल जी, ये आपने इतनी मेहनत करी है, और उसके बाद फिर, क्योंकि 1 साल ही आप पढ़े हैं जी, वहाँ तो मैंने इंटर ही पास किया ना। इंटर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज भी जब आप उस गांव के बारे में जानकारी, क्योंकि मिलती रहती होगी आपको, जी, तो क्या अभी भी वही स्थिति है वहाँ? जी, वहाँ अब तो रोड चली गई है, अब तो मेरे मायके से रोड चली गई है। आज की बात होती तो इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन तब वो रोड बनी थी, लेकिन उस पर गाड़ी नहीं चलती थी। अच्छा, एक जानकारी मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं भी अक्सर बच्चों के साथ पैदल चलता हूँ, उनके घर से स्कूल तक की जर्नी करते हैं। कई बार हमने 8-8 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। मैंने अपने मित्र मोहित उनियाल जी के साथ 8-8 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है।
अक्सर हम बच्चों से जब बात करते हैं, जी। जैसे सुबह का स्कूल होता है, हाँ जी। तो वो यह बताते हैं कि हमें 15 मिनट लेट आने की परमिशन है, जी। लेकिन खाना पीना सही तरीके से नहीं हो पाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था? जी, बिल्कुल होता था। हम सुबह निकल जाते थे और जल्दी सुबह माँ जी ने दाल चावल बना देना था हमारे लिए, जी। तो हम सुबह जो हमने खा लिया तो खा लिया, बाकी स्कूल में भूख तो लगती थी हमें, लेकिन स्कूल में तो हमारा ध्यान पढ़ाई पे रहता। लेकिन जब हम घर आते थे तो घर आके हम ढूंढते थे कि घर में हमारे लिए कुछ बचा है नहीं। अगर घर में ताला तुला दिख गया तो बड़ी निराशा होती थी हमको कि कितनी मेहनत की है आपने, जी। क्योंकि आप 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर पैदल चलना, जी। 24 किलोमीटर रोज, और वो भी पहाड़ के ऊंचे नीचे ढलानों पर, चढ़ाई पर चलते हुए जी। पढ़ाई को जारी रखना एक बिटिया के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको देख रहा हूं और आप उस अतीत में जाने की कोशिश कर रहे हैं और उस कठिनाई को आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। एक कविता सुनना चाहूँगा गांव पर आपसे, क्योंकि गांव आज भी आप में रचा बसा है। जी। इतने साल शहर में रहने के बाद भी आज भी आपका गांव से जुड़ाव है, गांव में ज़्यादा रहे, जी। गांव रच बस गया है आप जी। में, जी। गांव की याद भी आती है। जी। कभी कविता के माध्यम से आपने अपने गांव को याद करने की कोशिश की? जी बिल्कुल। जब मैं लिखने लगी तो मैंने कहा और चीज़ों पे तो मैंने लिख दिया, मगर मैंने अपने प्रिय गांव पे तो नहीं लिखा। तो मुझे लगा कि मैं अपने गांव पे लिखूंगी। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है। वैसे तो गांव पे बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन जो भी मेरे मन में आया तो मैंने लिखा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, कहीं पर बारीक पगडंडी, कहीं पर सीधा रास्ता, मेरे गाँव से था जब मेरा वास्ता। हर मोड़ उतराई चढ़ाई को मैं जानता था, वो भी मुझे पहचानता था, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियों में हम बिछड़ गए। वो वही है और हम शहर में आकर बस गए। मैं तो शहर में आकर संवर गया, मैं तो शहर में आकर संवर गया, लेकिन मेरा गांव उजड़ गया। खेत खलियान गौशाला ओखली पानी के सोते, पेड़ पानी के सोते, पशु पक्षी पेड़ पौधे जंगल सब सुन्न हो गया। लगता है जैसे मेरा गांव सो गया, लगता है जैसे मेरा गांव सो गया। उसे उठाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, उसे उठाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अपना सोता हुआ गांव फिर से जगाना पड़ेगा, अपना सोता हुआ गांव फिर से जगाना पड़ेगा। जिस घर में बीता था बचपन, खेला था भाई बहनों के संग, अब वहाँ कोई आता जाता नहीं, सब चुप और शांत हो गया। लगता है जैसे मेरा गांव सो गया, सब सुन्न और शांत हो गया। लगता है जैसे मेरा गांव सो गया। आप कह रहे हैं कि जैसे लगता है मेरा गांव सो गया, क्योंकि लोग अब पलायन कर चुके हैं। जी। गांव से अब शहर की तरफ आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। बढ़ गई। जी। गांव को जगाने की बात आप करते हैं। जी। आप गांव जाते हैं। जी, बीच बीच में लगता जब आप गांव जाते हैं जी। तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहते हैं? गांव में कौन सी जगह देखना चाहते हैं? जी, गांव में जब बस से हम उतरते हैं तो ऊपर से ही हमारा पूरे गांव का नज़ारा दिख जाता है और मन में बहुत शांति और सुकून मिलता है। तो ऊपर से ही बहुत सुंदर लगता है कि मैं अपने गांव में पहुंच गई हूँ। बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं अपने गांव में पहुंचकर, बहुत शांति और सुकून महसूस करती हूँ। वहाँ की आब हवा, वहाँ के लंबे लंबे चीड़ के पेड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत, वो देखने में वो नज़ारा बहुत शानदार और बहुत सुंदर लगता है। तो वो तो बहुत रोमांचित करता है। तो गांव में हर घर को पहचानती हूँ, हर घर को देख के जाती हूँ। जितने भी लोग मिलते हैं रास्ते में, हमारे कोई मेरे जेठ होंगे, कोई ससुर होंगे, कोई देवर होंगे, तो इस तरह से मेरे देवरानियाँ जेठानियाँ मिलती जाती हैं, सासें मिलती हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए, उनसे गले मिलते हुए वो भी हमारी कुशलता पूछती हैं। तो वहीं से बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, अपनत्व का वो मिलता है वहाँ से। तो फिर जाते जाते फिर जब अपने घर में पहुंच जाते हैं तो वहाँ जाके वहाँ की दशा देखते कि अरे हमने इस घर को छोड़ दिया, ये वीराना हो गया, ये हमारी कमी महसूस करता होगा। चारों तरफ जब झाड़ियाँ होती हैं तो मतलब मन में एक पीड़ा उठती है कि यार हमने घर छोड़ के अच्छा नहीं किया, हमको बीच बीच में आते रहना चाहिए, अपने घर की देखभाल सफाई करती रहनी चाहिए। तो यही मन में आता है हमारे। फिर दरवाजे खोलते हैं, फिर छोड़ा हुआ घर जैसा लगता ही है, जाले जूले लगे हुए हैं, फिर सैन सफाई करनी पड़ती है, कपड़े कुपड़े सुखाने पड़ते हैं, बर्तन बुर्तन सब बंद पड़े होते हैं, घर बंद, घर वीराना तो होता ही है। फिर जब छोड़ देते हैं हम अपने घर को तो उसकी सैन सफाई उसकी करनी पड़ती है फिर। तो बस यही सब। आप सहारनपुर में भी काफ़ी रहे, 15 साल आप सहारनपुर में रहे। जी।
किस तरह से याद करते थे अपने गांव को? जी, सही में मैं जब सहारनपुर 15 साल रही तो मुझे अपने घर की बहुत याद आती थी। बहुत वहाँ गर्मियाँ तो बहुत पड़ती हैं, तो उन गर्मियों में मुझे अपना गांव याद। मेरा जो ससुराल है तो बहुत ठंडा इलाका है, तो मुझे बहुत याद आती थी कि काश मैं वहाँ होती इस वक्त। तो हम इस गर्मी में यहाँ पक रहे हैं तो मुझे लगता था कि काश मैं वहाँ होती, नज़दीक होता तो मैं वहाँ चली जाती। तो जहाँ मैं पानी भरने जाती थी, जो मेरा पानी का रास्ता था, तो वो मुझे बहुत याद आता था कि वहाँ की ज़रा सी वहाँ ऐसा सिलन सी होती थी ना, वहाँ बड़ा ठंडा रहता था। मैं सोचती थी वहाँ मैं उस धारे के पास पहुँचूँ, उस पानी में अपना मुँह धोऊँ, उसको पीऊँ, उसको महसूस करूं। तो मुझे बहुत याद आती थी वहाँ सहारनपुर में अपने गांव की। और सहारनपुर में वहीं के गांव के स्थानीय लोग हैं, तो जब कभी कहीं गढ़वालियों की शादी वगैरह होती थी और हमारा गीत बजता है फिर डुफा के 12 मास, तो अगर मैं सब्जी काट रही हूँ या मैं आटा गूंद रही हूँ तो मैंने उसको छोड़ के बाहर आना था। मैं सोचती कि अरे हमारा गीत बज रहा, कहाँ हो रही होगी ये शादी। तो काफ़ी देर तक मैं उसको सुनती थी वहीं पर खड़ी होकर। जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, ये पूरी चीज़ें आप मुझे बता रहे हैं कि सहारनपुर में आप रहते थे और आपको अपना गांव बहुत याद आता था। क्या वास्तव में पलायन एक पीड़ा है? जी, बहुत बड़ी पीड़ा है पलायन। अगर हमारे गांव में सारी सुविधाएं होती तो हम वास्तव में हम अपना गांव न छोड़ते। हम जितने भी लोग गढ़वाली यहाँ गांव में आए तो सबकी पीड़ा है ये। सब चाहते हैं कि हम अपने गाँव में रहें और सबके दिलों में अपना गाँव बसता है। जब जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएंगी, जी, क्योंकि कुछ खास जिम्मेदारियों के लिए आप जी अपना गांव छोड़कर अपने गांव छोड़ के आए, जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी जी, तो क्या फिर से आप अपने गांव की तरफ लौटेंगे? जी, ये मन तो करता है हमारा। हम सोचते हैं कि जब हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तो हमें अपने गांव की तरफ जाना चाहिए। ये मैंने अपनी कविता में लिखा है कि अपनी सोता हुआ गांव को फिर से जगाना चाहिए। बहुत सही बात है। तो मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, फिर अगर हमारे वहाँ पे, अब तो हमारे वहाँ पे रोड भी आ गई हैं और अस्पताल भी बन गए हैं, स्कूल भी हैं, सारी सुविधाएं, लाइट आ गई हैं, बिजली आ गई हैं। अब तो गांव भी शहर जैसा ही लगता है हमारा। तो अब तो मन करता है कि हम गांव में हमें रहना चाहिए, जाना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए, क्योंकि आप गांव की बात बता रहे हैं और पहाड़ के गांव की बात बता रहे हैं, जहां पर सुख है, समृद्धि है, खेत हैं, खलियान हैं। हालांकि अब लोग ये कहते हैं कि खेत बंजर हो गए हैं। हाँ जी। खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ कोई संस्मरण याद है आपको? जी, संस्मरण तो यही है कि सुबह हमारा रूटीन होता था कि हमने नाश्ता नुश्ता करना है और आज हमने उस खेत में जाना है। वहाँ कहीं बुआई हो रही होती थी, अगर कहीं कटाई, अगर धान पक रहा है हमारा तो कटाई होती थी, कभी मंडाई हो रही है। तो ये सारे तो हमेशा यही चलते रहते थे। कभी हम आलू लगा रहे हैं तो कभी हम आलू को खन रहे हैं, आलू की बोरियां ला रहे हैं। तो अपनी जो कमाई हमने जो करते थे उसको, जब वो फसल तैयार हो जाती थी, जैसे हमने आलू लगाए, अब आलू की बोरी हमने भर के ला रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी होती थी। ये हमारी मेहनत है, ये हमने कमाया है। ऐसे धान जब हम लाते थे घर तो लगता था हमारा इतना धान हो गया, तो बड़ी खुशी होती थी। मेरे मायके में धान बहुत ज़्यादा होता है, तो सारे हमारे कोठारी कहते हैं ना, वो भर जाते थे। हर जगह धान धान पड़ा रहता था, तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा इतनी मेहनत करी, हम भी किसान हैं। इस तरह के भाव तो आते ही हैं मन में। जी, किसान होने का भाव तो बड़ा गौरवान्वित करता है, क्योंकि किसान अन्नदाता होते हैं और किसान, अगर किसान काम नहीं करेंगे खेतों में तो हमारी जो थाली है उसमें भोजन नहीं आ पाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। क्या आपको लगता है कि अब खेती किसानी पहाड़ में कुछ कम हो रही है? बिल्कुल, जब पलायन हो गया तो खेती किसानी तो कम हो ही गई है। जब वहाँ कोई रहा ही नहीं तो खेती कौन करेगा? तो और जब इंसान वहाँ कम है तो वहाँ पे जानवरों का भी डेरा पड़ गया है। जैसे बंदर तो बहुत ही हो गए हैं, तो खेती किसानी पे तो फर्क पड़ ही गया है। अभी हम बात कर रहे हैं श्रीमती वीणा वादिनी उनियाल जी से। आप कविताओं की रचनाएं करते हैं और आप अभी अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ किस्सों को साझा कर रहे थे। आपका एक किस्सा बड़ा भावुक कर देता है और कई बार यह बताने की कोशिश भी होती है कि पहाड़ में बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, आज भी चलते हैं अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। आप भी एक साल अपने गांव से इंटर कॉलेज तक 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना, 24 किलोमीटर रोज पैदल चलना, ये आप कर चुके हैं। कितनी कठिनाइयों में आपने पढ़ाई को जारी रखा और आपने उसके बाद ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आप एक अच्छे होम मेकर बने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब जगह काम आती है। आपकी गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाने में भी पढ़ाई लिखाई काम आती है, बच्चों की परवरिश में भी पढ़ाई लिखाई बहुत काम आती है। आप कविताओं की रचनाएं करने लगे और बहुत लंबे समय बाद आपने कलम पकड़ी।
आपने कविता पर भी कविता लिख दी, तो सुनना चाहेंगे आपसे वो कविता जो आपने कविता पर लिखी है। जी, जब मैंने सोचा कि मैं कविताएं लिख रही हूँ तो मेरे मन में आया कि मैं एक कविता पे ही कविता लिखूं, तो मैंने फिर एक कविता की रचना की। जी। तो मेरी कविता का शीर्षक कविता ही है। कविता मार्गदर्शक होती है, जीवन की कहानी कहती है, कठिन प्रश्नों को करती है, कुछ न कुछ संदेश देती है। कविता मार्गदर्शक होती है। कविता मार्गदर्शक होती है, जीवन की कहानी कहती है, कठिन प्रश्नों को करती है, कुछ न कुछ संदेश देती है। कविता मार्गदर्शक होती है। उतरती है, चढ़ती है, ऐसे ही आगे बढ़ती है, संकट कहीं आते हैं, उनका निदान करती है। कविता मार्गदर्शक होती है। उतरती है, चढ़ती है, ऐसे ही आगे बढ़ती है, संकट कहीं आते हैं, उनका निदान करती है। कविता मार्गदर्शक होती है। उलझने भी आती हैं, उनको पार लगाती है, सब्र देती, समाधान देती, बहुत कुछ सिखाती है। उलझने भी आती हैं, उनको पार लगाती है, सब्र देती, समाधान देती, बहुत कुछ सिखाती है, कुछ न कुछ नया गढ़कर जाती है। कविता मार्गदर्शक होती है। कई सारे रूप हैं इसके रंग निराले हैं, कठिन है राहें इसकी, पैरों पड़ते नहीं छाले हैं, शीतलता का लेप लगाकर ये आगे बढ़ती है। कविता मार्गदर्शक होती है। कई सारे रूप हैं इसके रंग निराले हैं, कठिन है राहें इसकी, पैरों पड़ते नहीं छाले हैं, शीतलता का लेप लगाकर ये आगे बढ़ती है। कविता मार्गदर्शक होती है। गजब का हौसला होता है इसका, कभी किसी से नहीं डरती है, जो भी ये बात उठाए उसको पूरा करती है। कविता मार्गदर्शक होती है। गजब का हौसला होता है इसका, कभी किसी से नहीं डरती है, जो भी ये बात उठाए उसको पूरा करती है। कविता मार्गदर्शक होती है। जो भी मूक दर्शक होते हैं उनको भी कुछ न कुछ कहने को कहती है, अपनी बात उन्हें बताकर उनका किस्सा सुनती है, उनकी भी पीड़ा सुनकर उनकी सहायक बनती है। कविता मार्गदर्शक होती है। जो भी मूक दर्शक होते हैं उनको भी कुछ न कुछ कहने को कहती है, अपनी बात उन्हें बताकर उनका किस्सा सुनती है, उनकी भी पीड़ा सुनकर उनकी सहायक बनती है। कविता मार्गदर्शक होती है। जितनी भी चीज़ें हैं जग में सबको देखा करती है, हर सही गलत पर सीधा टिप्पणी करती है। कविता मार्गदर्शक होती है। जितनी भी चीज़ें हैं जग में सबको देखा करती है, हर सही गलत पर सीधा टिप्पणी करती है। कविता मार्गदर्शक होती है। निष्पक्ष स्वभाव है इसका, निष्पक्ष है स्वभाव इसका, सही फैसला करती है, नहीं देती कोई तारीख, समय की पाबंद है, सच्ची न्यायाधीश है ये, सबको ये पसंद है, तराजू की तरह तोलती है, बहुत भरोसेमंद है। कविता मार्गदर्शक होती है। लिखती भी ये तब है जब बहुत कुछ कहती है, हर मानव के मन में रहती कुछ न कुछ कहती है। अगर उतारो तुम पन्नों पर तो देखो इसका रूप निराला है, सुंदर धारा बहती है ये, चारों ओर उजाला है। कविता मार्गदर्शक होती है। बहुत सुंदर। कविता मार्गदर्शक होती है। जब आप कविताओं की रचनाएं करते हैं तो आप उसमें खो भी जाते हैं, आप मगन हो जाते हैं अपनी कविता की लाइनों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप अभी कविता सुना रहे थे, कविता पर भी कविता सुना रहे थे। कविता मार्गदर्शक होती है। कई बार जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, हाँ जी, चुनौतियाँ आती हैं जी। कितना मार्गदर्शक होती हैं कविताएं, कितना मार्गदर्शक होता है लेखन। जी बिल्कुल, बहुत मार्गदर्शक होता है। जब भी हमारे जीवन में ऐसी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम किसी से बोल नहीं पाते हैं, तो हम उसको अपने पन्नों पे लिख डालते हैं। जो बात हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो अपना मन हल्का करने के लिए हम लिख देते हैं। कई बार जब हमें गुस्सा है, खुशी है, कुछ भी चीज़ हम दूसरे से नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो हम उसे लिखते हैं। कविता के माध्यम से हम समाज पे भी हम कटाक्ष कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें समाज की अच्छी नहीं लगी तो हम कटाक्ष के रूप में भी कविता का प्रयोग करते हैं। खुशी हो, हंसी हो, कविता को हम हर माध्यम में मतलब ढाल सकते हैं, अपनी बात उससे बुलवा सकते हैं, कविता के माध्यम से बोल सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सरस्वती विहार में श्रीमती वीणा वादिनी उनियाल जी से। वीणा वादिनी उनियाल जी से मैं जानना चाहूँगा कि जब आप कविताएं नहीं लिखते थे, जब से आपने कविताएं लिखना शुरू किया, तब की वीणा वादिनी और आज की वीणा वादिनी में कितना बदलाव महसूस करते हैं? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। आजकल डिजिटल ज़माना है, तो जब फेसबुक पे इतनी कविताएं जब मैं पढ़ती थी, मुझे मन में लगता था कि कितनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, कैसे लिखते होंगे लोग। तो मेरे मन में भी, मेरे हाथों में भी थोड़ा लिखने का ऐसा लगता था कि मैं भी कुछ लिखूं।
तो लेकिन मन में कुछ होता नहीं था, मतलब लिख नहीं पाती थी मैं, पर मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती थी। तो जब अब मैं लिखती हूँ तो मुझे हर चीज़ में कविता नज़र आती। मैं फूल भी देखती हूँ तो मुझे वहाँ पे भी लगता है कि मैं कविता लिख सकती हूँ। कहीं पे अगर कोई फल लग रहा है, कहीं पे बागीचा है, तो मुझे लगता है कि मैं इन सब पे कविता लिख सकती हूँ। हंसी पे मैंने कविता लिखी, सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी मैंने कविता लिखी। तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट, मतलब जिसको भी चाहो आप कविता लिख सकते हैं उसमें। तो यही बदलाव है तब से। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मैं कोई भी वस्तु देखती हूँ, कोई भी समय होता है, उसको लेकर भी मैं कविता लिख देती हूँ। मैंने मॉर्निंग वॉक पर कविता लिखी है, मैंने फूलों पर कविता लिखी है, और हंसी पर भी कविता लिखी है। बहुत क्योंकि मैं भी कई बार क्या होता है कि जब कभी मैं कभी तनाव में भी होता हूँ या मुझे कभी गुस्सा आ रहा होता है तो मैं लिखने बैठ जाता हूँ। आप भी ऐसा करते हैं कभी? जी, ऐसा होता है। तो ऐसा मैं लिखने तो गुस्से में तो नहीं लिखती हूँ, लेकिन संगीत सुन लेती हूँ उस वक्त। जब मुझे गुस्सा आता था, मुझे बड़ा संगीत सुन के ज़रा शांति महसूस होती है। किसी ने मुझे डांट दिया तो मैं थोड़ा देर गीत, कोई गाना सुन लेती हूँ जो मेरे पसंद का होता है। तो थोड़ी देर में मुझे लगता है कि मैं भूल गई हूँ कि मुझे गुस्सा था, मैं उसमें खो जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि किसी ने मुझे डांटा या मैं गुस्से में थी। तो संगीत मतलब अपनी तरफ खींचता है, गुस्से गासे को, टेंशन को दूर कर देता है बहुत से। और क्योंकि आप एक रचनाकार हैं और रचनात्मक गतिविधियों से आप जुड़े हुए हैं, आप सकारात्मक हैं, आप संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। वीणा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप रचनाकार हैं, कविताएं आप लिखते हैं और आपने 50 से अधिक कविताएं आपने लिख दी हैं। कभी मंच पर जाने का मौका मिला? जी, वैसे तो मैं अपने शौक के लिए लिखती थी, कभी मैं मंचों पे गई नहीं थी। तो मैंने भी 2-4 कविताएं फेसबुक पे डाल दी। तो जो आवाज़ पेज के होस्ट हैं डॉक्टर सुनील थपलियाल, मेरे छोटे भाई जैसे ही हैं, तो उन्होंने जब मेरी कविताएं देखी तो उन्होंने मुझे कहा, दीदी एक दिन मेरे पेज पे आ जाओ, आवाज़ पेज पे। तो मैंने कहा, भाई नहीं, मैं ना कोई राइटर हूँ, ना मैं कोई ऐसा लिखती हूँ भाई। तो मुझे पता नहीं था कि उन्होंने फेसबुक पे मेरी कविताएं देखी हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकती, मैं बोलने में मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं आ सकती। तो फिर मैंने कहा, तो मेरा भाई इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं डरते मरते फिर आवाज़ पेज पे गई। उसके बाद भैया ने मुझे कई बार इनवाइट किया, तो 3-4 बार मैं उनके पेज पे गई। तो इतना मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा लिखती हूँ कि मुझे कोई किताब लिखनी चाहिए। सिर्फ मैं अपने शौक़ के लिए लिखती हूँ। और जब कुछ मैं गूगल मीट पे भी मुझे इनवाइट किया है, एक भैया हैं बेलीराम कंचवाल जी, उन्होंने भी इनवाइट किया था, तो वहाँ भी मैं गई। उनके गूगल मीट पे भी मैंने कविता बोली। उस दिन नारी सशक्तिकरण पे शायद उनका प्रोग्राम था, उसी पे जैसा कि सुनील जी को मैं जानता हूँ, क्योंकि सुनील जी प्रोत्साहित करते हैं नवोदित रचनाकारों को, और सुनील जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, और जितने अच्छे रचनाकार हैं उतने ही संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं। क्योंकि सुनील जी से मेरे भी बहुत अच्छे संबंध हैं। अच्छा। और सुनील जी ने ही मुझे कहा था कि वीणा जी से जरूर मिलिएगा। अच्छा। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि आप जो है कुछ बोलने में हिचकते हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, और आपसे जो मैंने किस्सों को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप 4 बहनें हैं जी। आपका नाम वीणा वादिनी जी। आपसे छोटी बहन का नाम मधुर वादिनी जी। एक और बहन जिनका नाम प्रिया वादिनी जी। और तीनों अपनी अपनी कलाओं में महारत हैं हासिल है। आप कविताएं अच्छा लिखती हैं। मधुर वादिनी जी कविताएं भी लिखती हैं, गाती भी बहुत अच्छा हैं। प्रिया वादिनी जी नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तीनों बहनें जब एक साथ मिलकर बैठते हैं, क्या कहते हैं, क्या आपके बीच में महफिल जमती है? जी, पिताजी को बहुत शौक था कि मेरे बच्चे, जैसे वो टीचर हैं तो वो चाहते थे कि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ करें। इसी उद्देश्य से उन्होंने हमारे नाम भी ऐसे लिख रखे थे। तो पिताजी अच्छे राइटर थे। तो ये मेरे पिताजी की किताब है, हिमालय के आंगन से बोलते हुए पक्षी। तो इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं हमारे गढ़वाल की। तो ये किताब मैं आपको सप्रेम भेंट करती हूँ। बिल्कुल, मैं पढ़ूंगा इस किताब को, पढ़ लीजिएगा। और इसमें लिखा है गढ़वाल की लोक कथाओं के आधार पर रोचक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ। जी। मैं तो कहूँगा कि गढ़वाल की लोक कथाएं किसी ने जाननी है तो इस किताब को पढ़िएगा, हिमालय के आंगन से बोलते हुए पक्षी। मैं जरूर पढ़ूंगा। मेरे पिताजी का नाम विशेश्वर प्रसाद डंगवाल है। जी जी। ये डंगवाल जी की किताब है, श्री विशेश्वर प्रसाद डंगवाल जी, आप शिक्षक हैं और आपकी किताब है हिमालय के आंगन से बोलते हुए पक्षी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गढ़वाल की लोक कथाओं के आधार पर रोचक एवं शिक्षाप्रद कहानियां हैं। मैं लोक कथाओं को ढूंढता रहता हूं। लोक कथाओं को अक्सर मैं गूगल पर
ढूंढता हूँ। और अब इसमें मुझे किताब में बहुत सारी लोक कथाएं सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। बहुत अच्छा लगा आपने ये किताब मुझे भेंट की है जी। तो अभी हम मुलाकात कर रहे थे श्रीमती वीणा वादिनी उनियाल जी से। आप कविताएं लिखते हैं और आपकी कविताएं संवेदना को जागृत करती हैं। जैसा कि आपने बताया कि अपने सोते हुए गाँव को जगाओ, तो अपने सोते हुए गांव को जगाने की पहल आप करेंगे। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे तो आप अपने गांव जाएंगे और अपने गांव में अपनी जो विरासत है उसको संभालने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा बहन जी आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी कविताओं को सुना, आपसे जुड़े हुए किस्सों को सुना। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा। थैंक यू।